हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विधि एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम प्रतिभा पर्व मूल्यांकन वर्कशीट 2021-22 हेतु प्रोजेक्ट कार्य हल करेंगे। कक्षा 8वीं के लिए विषय गणित देखेंगे। माध्यम हिंदी दिया गया है। देखिए यहाँ पर उत्तर पुस्तिका दी गई है जिसमें कुछ जानकारी है। तो जानकारी में क्या क्या है कि विद्यार्थी का नाम यहाँ पर विद्यार्थी द्वारा भरा जाएगा, फिर पिता का नाम, विद्यार्थी के पिता का नाम, फिर साला किस कक्षा में पढ़ते हैं और कक्षा। तो आप 8वीं कक्षा के छात्र हैं इसलिए यहाँ पर कक्षा 8वीं डालिए। फिर है यहाँ पर प्रश्नों की कुल संख्या 2 है। पूर्णांक प्रोजेक्ट 20 नंबर का होगा और प्राप्तांक प्रोजेक्ट को यहाँ पर लिखा जाएगा। फिर यहाँ पर जांचकर्ता के हस्ताक्षर आएंगे। फिर महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए थे, निर्देशों को भी ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे। यहाँ से वर्कशीट पर कार्य प्रारंभ करें। जो वर्कशीट दी गई है उसमें यहाँ से लिखना प्रारंभ करना है। फिर निर्देश है, प्रश्न को पढ़कर निर्देशानुसार उत्तर लिखिए। प्रश्न पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विद्यार्थी कक्षा 6वीं, 7वीं, 8वीं की गणित विषय की पाठ्य पुस्तकों तथा अन्य माध्यमों की सहायता से किन्हीं 3 गणितज्ञों की जानकारी एकत्र कर नीचे दी गई सारणी को पूर्ण करें एवं निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है पहले क्रमांक में सारणी के अंतर्गत गणितज्ञ का नाम, फिर जन्म तिथि, फिर जन्म स्थान कहाँ पर उसका जन्म हुआ, फिर उन्होंने शिक्षा कहाँ से ली, फिर खोज और गणित में उनका क्या योगदान रहा। तो इस प्रकार इन बिंदुओं पर हम क्या बनाएंगे, एक सारणी बनाएंगे। तो देखेंगे पहला क्रमांक पहला जिसमें हमने आर्यभट्ट के बारे में लिखा है। जन्म तिथि 476 ईस्वी को जन्म हुआ था। जन्म स्थान बिहार आ जाएगा। शिक्षा इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की थी और इनकी खोज या गणित में योगदान था खगोल विज्ञान के क्षेत्र में। इस प्रकार से हमने आर्यभट्ट के बारे में लिखा है। दूसरे हैं गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन। 1887 में इनका जन्म हुआ था तमिलनाडु में और कुंभकोणम जो है वहाँ से इन्होंने कुंभकोणम से शिक्षा प्राप्त की थी और गणित के 120 सूत्र उन्होंने दिए थे। फिर है तीसरा CR राव। इनका जन्म 1920 में कर्नाटक में हुआ था। शिक्षा इन्होंने एविएशन कॉलेज विशाखापट्टनम से की थी और अनुमान का सिद्धांत इन्होंने दिया था। इस प्रकार से हमने सारणी भर ली है। अब देखते हैं उपरोक्त सारणी के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न क्रमांक पहला है, आपके घर से प्रत्येक गणितज्ञ के जन्म स्थान की अनुमानित दूरी लिखिए। तो उत्तर हो जाएगा, मेरे घर मतलब मध्य प्रदेश से बिहार में जन्मे आर्यभट्ट की दूरी 906 किलोमीटर व तमिलनाडु में जन्मे श्रीनिवास रामानुजन की दूरी 1731 किलोमीटर है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर लिख देंगे उत्तर। फिर है दूसरा प्रश्न, आपके घर से प्रत्येक गणितज्ञ के जन्म स्थान की दिशा लिखिए। तो आर्यभट्ट के घर से जो है दिशा क्या हो जाएगी, पूर्व दिशा में, श्रीनिवास रामानुजन के घर से दक्षिण दिशा में और CR राव के घर से पश्चिम दिशा में दिशा हो जाएगी। फिर तीसरा प्रश्न है, किन किन गणितज्ञों का जन्म ईसा पूर्व हुआ था एवं किन गणितज्ञों का जन्म ईसवीं शताब्दी में हुआ था। तो उत्तर हो जाएगा कि आर्यभट्ट वाल्मीकि गणितज्ञ का जन्म ईसा पूर्व में हुआ था, मतलब ईसा के जन्म के पहले, ईसा पूर्व कहेंगे इसे, मतलब BC बिफोर क्राइस्ट। और क्या हो जाएगा, AD मतलब एना डोमिनी होता है, मतलब ईसा के जन्म के बाद वाली सन को AD में प्रदर्शित करते हैं और पहले को BC में या ईसा पूर्व में। तो हुआ था वह श्रीनिवास रामानुजन CR राव का जन्म ईसवी सन में हुआ था, मतलब ईसवी सन में मतलब ईसा के जन्म के बाद हुआ था। अभी ईसवी ही सन चल रहा है। फिर देखेंगे अगला प्रश्न नंबर 2 है, विद्यार्थी अपने घर या आसपास के परिवेश से 10 वर्गाकार या आयताकार वस्तुओं का चयन करे व चयनित वस्तुओं को लंबाई व चौड़ाई माप कर निम्नांकित सारणी को पूरा करे। तो देखिए यहाँ पर सारणी दी गई, वस्तु का नाम है, फिर वस्तु की लंबाई, वस्तु की चौड़ाई, परिमाप और क्षेत्रफल। तो कुछ वस्तु के यहाँ पर नाम दिए गए थे, जैसे बिस्कुट। बिस्कुट में वस्तु की लंबाई क्या हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर तक हो सकती है। फिर है वस्तु की चौड़ाई 3 सेंटीमीटर, परिमाप इसका निकल जाएगा 16।
फिर आ जाएगा क्षेत्रफल, क्योंकि बिस्कुट का पैकेट जो होगा वह लंबाई और चौड़ाई में अंतर है, मतलब आयताकार होगा, तो आयत का परिमाप लगा करके यहाँ पर हम परिमाप निकालेंगे तो 16 सेंटीमीटर आ जाएगा, तथा क्षेत्रफल क्या आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से पुस्तक भी कैसी होगी, आयताकार होगी। तो इसमें यहाँ पर देखिए हमने एक पुस्तक की लंबाई नापा तो 15 सेंटीमीटर इसकी लंबाई हो गई, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर, परिमाप निकाले तो 50 सेंटीमीटर हो गया और क्षेत्रफल 150 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से अन्य वस्तु का नाम ले लेते हैं, तो बॉक्स हो जाएगा, इसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर हो गई, 4 सेंटीमीटर वस्तु की चौड़ाई, ये भी कैसा होगा, आयताकार होगा। बॉक्स है घनाभाकार होगा। फिर यहाँ 24 सेंटीमीटर इसका परिमाप निकल जाएगा और 32 सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। इसके बाद कॉपी देखेंगे, कॉपी जो होती है उसमें 12 सेंटीमीटर लंबाई, 8 सेंटीमीटर चौड़ाई, परिमाप 40 सेंटीमीटर निकल जाएगा और क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर। रबर का 3 सेंटीमीटर लंबाई, 2 सेंटीमीटर चौड़ाई और 10 सेंटीमीटर इसका परिमाप, 6 सेंटीमीटर इसकी क्या निकल जाएगा, क्षेत्रफल। फिर डस्टर देख लेंगे, तो डस्टर 20 सेंटीमीटर इसकी लंबाई हो गई, 15 सेंटीमीटर चौड़ाई, 70 सेंटीमीटर परिमाप और 300 सेंटीमीटर इसका क्या निकल जाएगा, क्षेत्रफल। इसी प्रकार से हम आगे भी आप अपने वस्तुएं, आसपास की वस्तुओं के नाम लिखकर उनकी लंबाई चौड़ाई नाप करके उसका परिमाप और क्षेत्रफल निकाल कर यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर 10वें नंबर में हो जाएगा क्यूब या पजल हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर लंबाई, 8 सेंटीमीटर चौड़ाई, ये कैसा होगा, वर्गाकार होगा, 64 सेंटीमीटर इसका क्या निकल जाएगा, परिमाप और 64 सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब आगे पे प्रश्न दिए गए हैं, उपरोक्त सारणी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ऊपर जो सारणी बनाई हमने उसके आधार पर इन प्रश्नों के उत्तर देना है। देखेंगे प्रश्न क्रमांक पहला, किस वस्तु का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। तो देखिए हमने यहाँ पर क्षेत्रफल निकाला तो सबसे अधिक हमें कितना मिला है, 300 सेंटीमीटर, मतलब डस्टर का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। फिर किस वस्तु का परिमाप सबसे कम है, तो देखिए परिमाप वाला कॉलम ये है और यहाँ पर सबसे कम परिमाप हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ पर रबर का परिमाप सबसे कम हो जाएगा। फिर देखेंगे अगला, सबसे अधिक क्षेत्रफल व सबसे कम क्षेत्रफल वाली वस्तु के क्षेत्रफलों में कितना अंतर है, तो दोनों में 150 सेंटीमीटर का अंतर है, आप यहाँ से निकाल सकते हैं। फिर ऐसी वस्तुओं के नाम लिखिए जिनकी लंबाई व चौड़ाई बराबर है, तो क्यूब या पजल जो है उसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर है। इस प्रकार से यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर हो जाएंगे। अब देखेंगे अगला, प्रतिभा पर्व मूल्यांकन वर्कशीट 2021-22 के तहत प्रोजेक्ट कार्य विषय विज्ञान, यह भी हिंदी माध्यम में है, कक्षा 8वीं के लिए। यहाँ पर भी सेम जानकारी है, आप यहाँ पर जानकारी भर देंगे। फिर देखेंगे यहाँ पर प्रश्न निर्देश है, प्रश्न को पढ़कर निर्देशानुसार उत्तर लिखिए। प्रश्न क्रमांक 1 देखेंगे, पोलियो सुरक्षा अभियान एवं टीकाकरण अभियान से संबंधित जानकारी का अध्ययन करना। पहला है, आपको बचपन में अनेक रोगों से बचाव के लिए विभिन्न प्रकार के टीके दिए होंगे। अपने माता पिता व या अभिभावक से पूछकर सूची के रूप में लिखिए। देखिए यहाँ पर आयु दिया गया है और किस रोग से बचाव का टीका लगाया जा रहा है यह दिया गया है। तो सारणी देखते हैं, पहले नंबर पे है जन्म के समय, तो जन्म के समय BCG का टीका लगाया जाता है। फिर 3 माह में DPT, डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनेस, इसका टीका लगाया जाता है। फिर 6 माह में हेपेटाइटिस B का टीका लगाया जाता है। और चौथे नंबर में आ जाएगा 9 माह में खसरा का और 24 माह में मतलब 2 साल में OPV का बूस्टर लगाया जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर आ जाएगा। फिर है सेकंड क्वेश्चन, संचरणीय रोग किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि जो ग्रसित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति तक पहुंचकर उसे संक्रमित कर देता है उसे संचरणीय रोग कहते हैं। इस प्रकार से उत्तर हो जाएगा। फिर है पल्स पोलियो अभियान क्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि भारत ने विश्व स्वास्थ्य संगठन वैश्विक पोलियो उन्मूलन प्रयास परिणाम स्वरूप 1995, सन याद रखना, 1995 में पल्स पोलियो टीकाकरण प्रारंभ किया था। पोलियो नामक जो बीमारी थी उसको खत्म करने के उद्देश्य भारत से। फिर है चौथा नंबर का कि पोलियो का टीका वर्तमान में किस प्रकार दिया जाता है।
तथा 20 वर्ष पूर्व इसे किस प्रकार दिया जाता था। तो अभी OPV मतलब ओरल पोलियो वैक्सीन के रूप में, ड्रॉप के रूप में यह दिया जाता है और यह वैक्सीन संस्थागत प्रसव पर जन्म के समय मौखिक रूप से दी जाती है। इस प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा, जबकि जी पहले यह नहीं दी जाती थी। अब देखेंगे अगला 5वें नंबर का, क्या घरेलू मक्खी भी रोगवाहक का कार्य करती है, यदि हाँ तो यह किस प्रकार रोग का संचरण करती है। उत्तर है हाँ, घरेलू मक्खी भी रोगवाहक का कार्य करती है। मक्खी खाने की वस्तुओं में बैठकर रोग का संचरण करती है। जो मक्खियाँ होती हैं वह खाने की वस्तुओं में बैठ जाती हैं तथा वहाँ पर वह वायरस तथा बैक्टीरिया जो अन्य जगह से लेकर आती हैं और उसी सामान को, उसी वस्तु को हम खा लेते हैं, जिससे हम क्या हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। फिर है अगला प्रश्न नंबर 2, बूझो व पहेली का घर शाला से लगभग 3 किलोमीटर दूरी पर है। बूझो के पिताजी उसे प्रतिदिन मोटरसाइकिल से शाला छोड़ने आते हैं व ले जाते हैं तथा पहेली के पिताजी उसे प्रतिदिन कार से शाला लाते हैं व ले जाते हैं। बूझो के पिताजी को प्रतिदिन मोटरसाइकिल से शाला आने व जाने में आधा लीटर पेट्रोल लगता है, जबकि पहेली के पिताजी को कार से प्रतिदिन शाला आने व जाने में 2 लीटर डीजल लगता है। तो आप अपने माता पिता या अभिभावक की सहायता से पूछकर निम्न तालिका को पूर्ण कीजिए। क्रमांक दिया गया है, फिर बूझो के पिता के द्वारा कुल व्यय पेट्रोल लीटर में और पहेली के पिता के द्वारा कुल व्यय डीजल लीटर में। एक सप्ताह में कितना लग जाएगा, जब एक दिन में कितना लगता है, आधा लीटर लगता है, तो एक सप्ताह में 7 दिन हो गए, तो 7 का आधा हो जाएगा यहाँ पर 3.5 लीटर। इस प्रकार से यहाँ हो जाएगा। फिर डीजल कितना लग जाएगा, देखिए 2 लीटर डीजल लगता है, तो 7 दिन में कितना लगेगा, 7 लीटर, और 7 का दुगना कर देंगे हम तो क्या हो जाएगा, 14 लीटर डीजल लगेगा। फिर है फरवरी 2021 में, तो फरवरी 2021 तक क्या हो जाएगा, 14 लीटर, यहाँ पर पे 56 लीटर आ जाएगा इसका आंसर। अब देखेंगे अगला, इस कार्यक्रम के तहत 5 वर्ष के आयु के सभी, देखिए यहाँ पर जो प्रश्न नंबर 4 है इसका उत्तर यहाँ पर हमने जगह कम होने के कारण यहाँ पर नीचे पे लिखा है, तो इसके बाद इसका उत्तर आ जाएगा कि इस कार्यक्रम के तहत 5 वर्ष के आयु के से सभी बच्चों की पोलियो समाप्त होने तक हर वर्ष दिसंबर और जनवरी माह में ओरल पोलियो टीका मतलब OPV की 2 खुराक दी जाएगी। फिर है 3 खुराक की को जो है 6, 10 और 14 सप्ताह तथा एक बूस्टर की खुराक 16 से 24 महीने की आयु में दी जाती है। इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाएगा। फिर है सेकंड, वर्तमान में 1 लीटर पेट्रोल का कुल मूल्य कितना हो जाएगा, 100 रुपये लीटर है। तो बूझो के पिता द्वारा एक सप्ताह में कुल कितनी राशि का पेट्रोल खर्च होगा, तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा 700 रुपये। हम यहाँ पर 100 में 7 का गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 700 रुपये आंसर आ जाएगा। फिर है थर्ड, वर्तमान में 1 लीटर डीजल का कुल मूल्य 95 रुपये है। तो पहेली के पिता द्वारा 1 माह में कुल कितनी राशि का डीजल खर्च होगा, तो 1 माह फरवरी में टोटल कितने दिन होते हैं, 28 दिन होते हैं। तो 95 में 28 का गुणा करने पर 2660 रुपये का जो है डीजल खर्च होगा, आंसर आ जाएगा। फिर देखेंगे अगला प्रश्न नंबर 4 है, वायु प्रदूषण के कोई 2 कारण लिखिए। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा, पहला हो जाएगा कि बड़े बड़े कारखानों की चिमनियों से निकलने वाले धुएं से वायु प्रदूषण होता है, और दूसरा वाहन या यातायात से जो धुएं निकलते हैं उससे भी वायु प्रदूषण होता है। फिर है 5वें नंबर का प्रश्न, ऊर्जा के नवीनीकरणीय स्रोतों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि ऊर्जा के नवीनीकरण स्रोत जो हो जाएंगे कोयला, तेल एवं प्राकृतिक गैसें जो है आदि पर निर्भर करते हैं। इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाएगा। अब देखेंगे अगला, खंडवा के अंतर्गत ही प्रतिभा पर्व मूल्यांकन वर्कशीट 2021-22 हेतु प्रोजेक्ट कार्य विषय सामाजिक विज्ञान के लिए दिया गया है। विषय इसका जो माध्यम है वह हिंदी है। कक्षा 8वीं के लिए यह
उत्तर पुस्तिका दी गई है। तो देखिए उत्तर पुस्तिका में समस्त जानकारी भर देंगे, निर्देशों को भी ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे और यहाँ से वर्कशीट पर कार्य करना प्रारंभ करेंगे। निर्देश है, प्रश्न को पढ़कर निर्देशानुसार उत्तर लिखिए। प्रश्न क्रमांक 1 और 2 के लिए यह प्रश्न क्रमांक 1 देखेंगे, एक आदर्श वातावरण की कल्पना कीजिए जिसमें आप रहना चाहते हैं, उसे संबंधित चित्र बनाइए तथा कोई कविता या कहानी व स्लोगन लिखिए। तो देखिए चित्र यहाँ पर हमने लिया है। फिर है ऊर्जा, इस यहाँ पर स्लोगन हो जाएगा कि ऊर्जा बचाओ, आने वाले कल के लिए संभावनाएं जगाओ। इस प्रकार से यहाँ पर स्लोगन हो जाएगा। अब है यहाँ पर कविता या कहानी, तो हमने लिखा है यहाँ पर कि पेड़ ना काटे बल्कि पेड़ लगाना है, वन है बहुत कीमती इन्हें बचाना है, वन देते हैं हमें ऑक्सीजन इनमें ना आग लगाओ, जंगल अपने आप उड़ेंगे, पेड़ फल फूल बटेंगे। इस प्रकार से यहाँ पर उगेंगे और पेड़ फल फूल बढ़ेंगे। इस प्रकार से हो जाएगा। स्लोगन भी यहाँ पर लिखना है कि जब पेड़ लगाओगे तब जीवन सुरक्षित पाओगे। इस प्रकार से आप स्लोगन लिख सकते हैं और भी अपने अभिभावकों की सहायता से। फिर है प्रश्न नंबर दूसरा देखेंगे, अ नंबर का कि वर्तमान समय में संचार के विभिन्न साधनों को वर्गीकृत कर लिखिए। दृश्य, श्रव्य और प्रिंट मीडिया और श्रव्य आ जाएगा। इसके अंतर्गत देखेंगे दृश्य श्रव्य के अंतर्गत वीडियो कॉल, समाचार और चलचित्र आदि के द्वारा। प्रिंट मीडिया के अंतर्गत कौन कौन से संचार माध्यम आते हैं, तो देखिए पत्र आ जाएगा, फैक्स आ जाएगा, ईमेल, तार आदि आ जाएंगे। फिर है अगला श्रव्य के अंतर्गत कौन कौन से संचार माध्यम आते हैं, रेडियो, टेलीफोन, मोबाइल आदि आ जाएंगे। फिर है अगला ब नंबर का कि दूरदर्शन एवं समाचार पत्र व पत्रिकाओं में दिए जाने हेतु विज्ञापन का प्रारूप बनाइए। तो दूरदर्शन हेतु विज्ञान का प्रारूप, रचना पेंसिल, पेंसिल के बारे में लिखना है तो किस प्रकार से बनाएंगे कि आपकी पसंदीदा पेंसिल लिखें, अच्छा चले लंबा, डिजाइनिंग योर वेरी ओन पेंसिल आइकन। इस प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा। फिर है सपना पेन कलम का, हमें क्या बनाना है, यहाँ पर समाचार पत्र और पत्रिकाओं हेतु विज्ञापन का प्रारूप बनाना है। तो यहाँ लिख देंगे कि सफलता के रास्ते में सहायक सपना कलम, बिना रुकावट के सपना कलम लिखे लगातार। इस प्रकार से यहाँ पर हम लिख देंगे। तो देखा स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने कक्षा 8वीं के लिए प्रतिभा पर्व मूल्यांकन वर्कशीट 2021-22 हेतु प्रोजेक्ट कार्य हल किया, जिसके अंतर्गत हमने विषय गणित, विज्ञान तथा सामाजिक विज्ञान के प्रत्येक प्रश्नों को खोजा तथा उनके उत्तर यहाँ पर लिखा। तो आई होप आपके लिए यह वीडियो हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करिए तथा मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से प्राप्त हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।